तो चलिए बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो जनक थे, जिन्होंने इसको पहली बार प्रपोज़ किया, वो थे हिटलर और लंडन। जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज़ की थी, और इस थ्योरी का मेन उद्देश्य था कोवलेंट बॉन्डिंग को समझाना, जो वो चीज़ें जो लुईस थ्योरी समझाने में फेल हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल। इस थ्योरी के हिसाब से ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी ने और सारे बॉन्डिंग जो थी उनको नकार ही दिया, और इसने कहा कि जो भी बॉन्ड बनते हैं वो सिर्फ ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं, और ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है? वैलेंस ऑर्बिटल्स के बीच में। ओवरलैपिंग मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। जैसे मेरे इस हाथ को इस हाथ ने ओवरलैप कर लिया। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड चीज़ की, तो यहाँ पर इसने क्या कहा? वैलेंस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। तो क्या सारे के सारे ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? तो इन्होंने कहा नहीं, ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल्ड और हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। तो इन्होंने क्या कहा कि केवल वो ऑर्बिटल जो या तो हाफ फिल्ड होंगे या जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कैन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, एक ऑर्बिटल अगर होता है तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। तो अगर जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये फुल फिल्ड भी है और क्या है, ये अनपेयर्ड भी नहीं है। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है या फिर अनपेयर्ड है, तो यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है जी, ये वाला नहीं करेगा। तीसरी चीज़, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म। यानी कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितनी कम होगी उतना वीक बॉन्ड होगा। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Those orbitals which have paired electron can also take part in bonding, but for this they have to become first unpaired। यानी कि वो ऑर्बिटल जो क्या हैं, जो वो ऑर्बिटल जो क्या कह सकते हैं, पेयर्ड हैं, जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओवरलैपिंग में, लेकिन पहले उसके लिए क्या होगा, उनको अनपेयर्ड होना पड़ेगा, है ना। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का, जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। जैसे कि कार्बन की एक एग्जांपल ले लें। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 है। तो यहाँ पर ये फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड होंगे क्योंकि p ऑर्बिटल 3 होते हैं, तो मैं मान सकता हूँ भाई एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 2 दिखाई दे रही है, जबकि कार्बन की वैलेंसी एग्जैक्टली में कितनी होती है? 4 होती है। होता क्या है कि जैसे ये 2s ऑर्बिटल है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ, ट्रांजिशन के थ्रू यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड बन गए। होते नहीं है ना। होना क्या चाहिए? होना तो ये पहले असल में ये होता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के थ्रू ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है जी। तो जो ऑर्बिटल यहाँ से क्या पता लगा, जो ऑर्बिटल पेयर्ड हैं, जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन पहले उनको अनपेयर्ड होना पड़ेगा बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसके अलावा नेक्स्ट जो वो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग भी 2 तरह से होती है, उसके हिसाब से 2 तरह के इन्होंने बॉन्ड बताए। वन इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिटल। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग द अगर ओवरलैपिंग हो रही है
तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा है पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है जी, चलिए इसको समझते हैं बना के सिग्मा और पाई बॉन्ड को। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पहले एस ऑर्बिटल को ही ले लेते हैं। हमको पता है कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे, उनकी शेप होती है स्फेरिकल। तो एक ये एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब एस ऑर्बिटल जिसकी शेप स्फेरिकल है, तो उसमें तो हमको पता है कि भाई अगर स्फेरिकल शेप है तो क्या कहते हैं, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी, कहीं भी हो सकती है। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये बीच में है। तो ओवरलैपिंग क्या हो रही है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज सिग्मा बॉन्ड, है ना। ऐसे ही सेम एस ऑर्बिटल अगर पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा तो एस का तो हमने यही मान लिया, पी का भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ से होगा, यहाँ, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ है इसका, यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। तो यानी कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग करता है तो दैट इज ऑल्सो थ्रू सिग्मा बॉन्ड। दिक्कत या डिफरेंस कहाँ आता है, जब दो पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। ये है पी ऑर्बिटल, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ है, यहाँ है। अगर दो पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसका भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, तो ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो हमेशा पी ऑर्बिटल में ही डिफरेंस है, या और है ना डी और एफ में ही होगा। और अगर ये कैसे कर रहे हैं, ऐसे साइड वाइज, यानी कि लेटरल, इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ है, यहाँ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इसको कहलाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। ये पहली बार इसी थ्योरी से आया, इससे पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं था। तो हम लोग अगर फिर से दोहरा लें एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ किसके बारे में बात करती है, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करती है। वो कहती है कि बॉन्डिंग होती है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ वो कहती है कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे, एक ही बात है दोनों चीज़ें, तो वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब तीसरी चीज़ क्या, जो फुल फिल्ड हैं, जिसके अंदर सारे ऑर्बिटल फुल फिल्ड हैं, तो क्या वो ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। उसने कहा कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन पहले उनको अनपेयर्ड होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड होना पड़ेगा, हाफ फिल्ड होना पड़ेगा ऑर्बिटल्स को, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी। इसके अलावा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सिग्मा और पाई बॉन्ड का। उन्होंने कहा कि अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि हम शुरुआत के तीनों में देख रहे हैं, तो उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो हम उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बात की कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कई सारी लिमिटेशंस भी थी। पहली तो थी, इट फेल्स टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, दैट इज़ द फोरमोस्ट लिमिटेशन। इट ओनली टॉक अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये हमेशा ओवरलैपिंग के बारे में ही बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफ़र या वन साइडेड शेयरिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में क्या हो रहा है, शेयरिंग के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जबकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके हिसाब से तो ओवरलैप कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। इसके अलावा इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की क्या कहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हालांकि और बहुत सारे कंपाउंड थे जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन ऑक्सीजन का स्पेशल मेंशन दिया जाता है ना। इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मेटल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये फेल हुआ किसमें, मेटल्स में, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में भी। ये इनकी बॉन्डिंग को भी
कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक और लिमिटेशन जो है, जो मुझे याद आ रही है, वो ये भी है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मोर एक तरह से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बात की कि मोर इज़ द ओवरलैपिंग, मोर स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड फॉर्म, लेकिन इसने कहीं भी ये नहीं बताया कि हम लोग पता कैसे करेंगे कि ओवरलैपिंग कम या ज़्यादा हो रही है। थ्योरेटिकली तो हम लोग नहीं पता कर सकते, हम लोग प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आनी चाहिए, मतलब उसमें होना चाहिए कोई कॉन्सेप्ट जिससे कि हम लोग पता कर सकें, है ना। तो ये थ्योरेटिकल ज़्यादा थी, प्रैक्टिकली उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुई। हालांकि इससे बहुत सारी नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और बहुत सारी, जैसे कि अगर हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग को समझाना हो तो ज़्यादातर हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सहारा ले सकते हैं। प्लस इसके द्वारा बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी आए, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की सिग्मा पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, ये इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके अलावा हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ही देन है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि VBT का ही एक एक्सटेंशन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन है। तो इस तरह से देखा जाए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का उपयोग या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की उपयोगिता भी काफ़ी अधिक है, इसीलिए हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ते भी हैं। अब वैलेंस बॉन्ड, जैसे कि आप लोगों ने लिमिटेशंस पढ़ी, तो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कोई दूसरी थ्योरी आई होगी, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आई और उसने काफ़ी हद तक लिमिटेशंस को दूर भी कर दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।